Good morning, ma'am. मैम आपका माइक म्यूट है मैम। अभी देखो बेटा, अनम्यूट है मैम। हाँ मैंने किया नहीं था। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। पीडीएफ क्लियर है बेटा? यस मैम। आपने फिर स्टडी किया, एक बार उसको रीड आउट करके देखा? रीड आउट करके देखा बेटा आपने? यस मैम। क्या है यहाँ पे ये बेटा? इसको हटाओ, रिमूव करो। इसको रिमूव करो बेटा, किसने किया है? रजनी कौन है? 2809 रजनी, इसको रिमूव करो। रजनी 2809। ये सब कुछ हो रहा है बेटा, ये सर्कल से बेटा, ये सर्कल शो हो रहे हैं सबको? Yes, ma'am. बच्चे पता नहीं क्या क्या दबा देते हैं और फिर वो सब कुछ शो होने लगता है।
चलो कोई नहीं, आज जैसे ही काम चला लो। दिखाई तो दे रहा होगा सबको? दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले बेटा आप सभी, कई बच्चे ना 12 बजे आते हैं, बिल्कुल जब क्लास ऑफ होने को जाती है ना तब आते हैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए। तो मुझे पता चलता है बेटा, मैं उनकी एब्सेंट शो कर रही हूँ, ठीक है, उन बच्चों की। तो आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि यदि क्लास आपको लेनी है तो टाइम पर आए, अदरवाइज मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी, ठीक है। मैक्सिमम 11, 20 या 21 है, उसके बाद कोई आया तो फिर वो एब्सेंट है, ध्यान देना इस बात। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम इन थर्मल कांटेक्ट, द बीटा पैरामीटर। दो सिस्टम हमारे क्या है? वॉइस क्लियर है बेटा? Yes, मैम ma'am. स्लो आ रही है मैम। क्या मैम स्लो आ रही है बहुत। अभी भी स्लो आ रही है? नो मैम। क्लियर है बेटा? यस मैम। चलिए, तो हम कर रहे हैं, हमारे पास दो सिस्टम है। दो सिस्टम कैसे हैं? थर्मल कांटेक्ट में है। तो हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है, मतलब कौन सा पैरामीटर निकालना है? बीटा पैरामीटर निकालना है। जैसे हमारे पास दो सिस्टम दिखा दिए, सबको दिखाई दे रहा है दो सिस्टम है, ए और बी। Yes, ma'am. हाँ, दो सिस्टम कैसे हैं? थर्मल कांटेक्ट में है, एक बीच में एक ये पार्टीशन ड्रॉ किया गया है। ये पार्टीशन ये शो कर रहा है कि दोनों सिस्टम ए और बी आपस में थर्मल कांटेक्ट में है। तो हमें इनकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है, मींस कौन सा पैरामीटर निकालना है? यहाँ पे बीटा पैरामीटर निकालना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले थर्मल कांटेक्ट का क्या मतलब होता है? यदि दो सिस्टम आपस में हीट एक्सचेंज कर पाए, ठीक है, मतलब बी सिस्टम से हीट, बी सिस्टम जो है अपनी हीट को एक्सचेंज करे ए सिस्टम के साथ, और ए हीट को एक्सचेंज करे बी सिस्टम के साथ। वो सिस्टम जो आपस में एक दूसरे के साथ हीट को एक्सचेंज कर पाते हैं, तो वो दोनों सिस्टम कैसे कहलाएंगे? थर्मल कांटेक्ट में कहलाएंगे। क्या सबको थर्मल कांटेक्ट का मतलब पता लग गया? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए, हमने दो सिस्टम मान लिए, मैंने आपको बता दिया एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है, और आपस में ये जो बाउंड्री, एक जो लाइन दिखाई, लाइन ड्रॉ कर रखी है, पार्टीशन ड्रॉ कर रखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों सिस्टम कैसे हैं? थर्मल कांटेक्ट में, ठीक है। अब दोनों सिस्टम का कुछ स्पेसिफाइड वॉल्यूम भी होगा और कुछ एनर्जी भी होगी। मान लेते हैं जो ए सिस्टम है हमारा ये वाला, इसका वॉल्यूम है बी, और जो बी सिस्टम है इसका वॉल्यूम बी डैश है। क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा या अलग होगा दोनों सिस्टम का? एनीवन? क्या दोनों सिस्टम का वॉल्यूम इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? आपको फिगर से दिखाई नहीं दे रहा है? ये जो ए सिस्टम है, डिफरेंट होगा ना, फिगर से देखिए, ये सिस्टम है इसका वॉल्यूम केवल इतना है और बी सिस्टम का वॉल्यूम इससे लार्ज है, तो डिफरेंट ही होगा ना, ऑटोमेटिकली शो हो रहा है तो फिगर से। तो दोनों सिस्टम का अपना स्पेसिफाइड वॉल्यूम होगा, ए का मान लिया बी वॉल्यूम है और बी सिस्टम का मान लिया वॉल्यूम बी डैश है। और टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की आपकी होगी, अंजलि, अभी अंजलि कर रही है, मैं इनको रिमूव कर दूंगी बेटा। सॉरी मैम, गलती से हो गया था। हाँ, जो गलती हो चाहे कुछ हो, आप इसको ठीक करिए, ठीक करिए इसको, इरेजर लीजिए अपना। पहली बात तो आप ये, आपने ये ड्रॉ वाला खोल क्यों रखा है? आपको कुछ लिखना थोड़ी ना है। तो दोनों सिस्टम की कुछ टोटल एनर्जी भी होगी बेटा, वो टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की हमने मान ली क्या होगी? ई, और सबस्क्रिप्ट क्या होगा? टी, ई टी, ठीक है। ये तो पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी है, और इनकी रिस्पेक्टिव एनर्जी भी होगी, ठीक है, खुद की एनर्जी भी होगी।
मान लिया ए सिस्टम की एनर्जी कितनी है, ई है, और बी सिस्टम की एनर्जी कितनी मान ली ई डैश। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको क्या कहा है मैंने? ठीक है बेटा। तो Yes, टोटल ma'am. जो टोटल एनर्जी है ईटी बेटा, वो दोनों एनर्जी का सम होगा, मतलब ए सिस्टम की एनर्जी ई प्लस में बी सिस्टम की एनर्जी ई डैश, वो किसके इक्वल होगा? ईटी के इक्वल होगा, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हम बी सिस्टम की एनर्जी निकाल सकते हैं। यदि हमें ए सिस्टम की एनर्जी पता है और पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी पता है, तो ई डैश कितना आ जाएगा? यहाँ से ये वाली टर्म उधर माइनस में चली जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जब दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में होंगे तो जो सिस्टम ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, बताया तो था मैंने आपको, कोई भी सिस्टम, बेसिकली हम डायनामिक सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, डायनामिक सिस्टम का इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। या इसका रिवर्स, यदि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो दोनों सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या ये लाइन क्लियर है सबको? मैं पहले बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब किसी भी सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना बेटा, किसी भी सिस्टम की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जैसे ए सिस्टम के निकालने हैं और बी के निकालने हैं, किस पे डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, कि इस एनर्जी स्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट है। ए सिस्टम की एनर्जी क्या है? ई है। ई एनर्जी स्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट होंगी, वो इस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। यदि हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पता होगा ई एनर्जी स्टेट के अंदर, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसका फंक्शन होगा? ई का फंक्शन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस सिस्टम की एनर्जी स्टेट के अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट in a given macrostate is called thermodynamic probability or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thermodynamic. Thermodynamic. हाँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसी सिस्टम की डिपेंड करती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। यहाँ पे इसने कंप्लीट नहीं किया है, ये आएगा इन ए गिवन In a macro state. ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। यहाँ पे जो ए सिस्टम के अंदर हमने कांस्टेंट क्वांटिटी ली है वो क्या माना है? सी माना है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, सिमिलरली बी सिस्टम की एनर्जी स्टेट क्या है? ई डैश है। ठीक है, तो यदि मुझे बी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे क्या निकालने पड़ेगी? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी अलग होगी, क्योंकि इसका एनर्जी स्टेट भी तो डिफरेंट है ना। इसका एनर्जी स्टेट ई डैश है और उसका एनर्जी स्टेट ई है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए पहले की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W ले लिया, तो इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे? W डैश। पता लग गया हमने क्यों डिफरेंशिएट किया है? क्योंकि Yes, दोनों ma'am. सिस्टम की एनर्जी स्टेट क्या है बेटा? डिफरेंट है, अलग Different है अलग है। मैम. ठीक है, और वहीं से अब ये इस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वल टू आएगा, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या माना? इसे डैश माना। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, अब कोई भी इवेंट होती कंपोजिट इवेंट, कंपोजिट इवेंट की मतलब कंपोजिट ही हो रही है, यहाँ पे दो इवेंट हो रही है, एक सिस्टम की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, बी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इस कंपोजिट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। मतलब इस इवेंट ए, जो ए सिस्टम की प्रोबेबिलिटी होगी और बी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? कंपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी। क्लियर होगा सबको ये? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. अब कंपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया? P, और प्रोबेबिलिटी किसका फंक्शन है? एनर्जी स्टेट का।
ठीक है, यहाँ पे कंपोजिट इवेंट की बात हो रही है तो दोनों एनर्जी स्टेट मेंशन की गई है, ए सिस्टम की ई कॉमा बी सिस्टम की ई डैश। ये तो है कंपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी है इसके इक्वल होगा ए सिस्टम की प्रोबेबिलिटी ये वाला इनटू में बी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी। अब फिर इनको आगे पीछे कर रखा कांस्टेंट एक तरफ और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ये W है ये W डैश, और ई के ब्रैकेट में इसमें लिखा गया क्योंकि हम पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर ही निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। क्या है 2.22 इक्वेशन सबको क्लियर है ये वाली? ठीक है यस मैम, यस उसके मैम, बाद देखिए कोई भी सिस्टम है, अब ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होंगे? यदि ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में होंगे तो इनकी कंपोजिट प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी, पढ़ा था डायनामिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा जब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, बताया गया था। यस मैम, बताया था। हाँ, तो ये जो कंपोजिट प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए इन दोनों सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए। अब देखो तो एक छोटा सा टॉपिक था लास्ट वाला, इक्विलिब्रियम ऑफ डायनामिक सिस्टम, उस एक कॉन्सेप्ट कितना यूज हो रहा है यहाँ पे यूनिट 2 के अंदर हो रहा है। यस मैम, हाँ, तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पता होने चाहिए सारे, ठीक है, अदरवाइज फिर समझ नहीं आएगा। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? लॉगरिथम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? लॉगरिथम। ठीक है बेटा, इसका Yes, लॉग ma'am. क्या हो जाएगा? इसके आगे लॉग लग जाएगा, बाकी एज इट इज। इसके आगे अच्छा, दो का प्रोडक्ट का लॉग a इंटू बी क्या होता है? log a plus log b। हाँ, सबसे पहले इस वाली टर्म का लॉग, तो log c प्लस log w ये हो गया। फिर इस वाले टर्म का लॉग प्लस में, और प्रोडक्ट में भी क्या आता है? सारे ही तो प्रोडक्ट में है ना, तो सबके बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस आ जाएगा, log c डैश प्लस log w डैश b डैश। क्या क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, यस मैम। हाँ, अब ये जो इक्वेशन है बेटा, हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? ई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के इक्वल रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, इसको लॉग का डिफरेंशिएशन मतलब करेंगे जब हम, तो क्या सिंबल आएगा? कर्ल बाय कर्ल ई आएगा, क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रही हूँ? ई के रिस्पेक्ट में। जब ठीक लिखा है ये टर्म एज इट इज, मतलब इस टर्म का मुझे क्या बताना? डिफरेंशिएशन बताना, तो मैं इसके आगे ये तो लगाऊंगी कर्ल बाय कर्ल ई। यस मैम। हाँ, फिर उसके बाद देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 मैम। 0 होगा, क्योंकि मुझे तो इस टर्म के अंदर तो देखो ई भी है और ई डैश भी है, तो इसलिए मैंने इसको 0 नहीं किया। इन दोनों को 0 क्यों कर दिया? क्योंकि कांस्टेंट का Constant डेरिवेटिव term है ये दोनों कांस्टेंट टर्म है ना, और इनका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। केवल इन दो टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, एक ये वाली एक ये वाली। इसके आगे भी कर्ल बाय कर्ल नहीं लगा दो ये वाली टर्म, और इस वाली टर्म के आगे भी कर्ल बाय कर्ल नहीं लगा दो। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. हाँ, उसके बाद देखिए बेटा, मुझे तो ई के रिस्पेक्ट में करना है, ये टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी, ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी, देखो कोई चेंज नहीं आया। इस वाली टर्म के अंदर क्या किया गया? ध्यान से देखना, कर्ल ई डैश से मल्टीप्लाई किया गया और कर्ल ई डैश से डिवाइड किया गया। ये मल्टीप्लाई कर रखा है, ये डिवाइड कर रखा है। किसी भी क्वांटिटी से यदि मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी, आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस मैम। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकती Yes, हूँ, ma'am. ठीक है। ऐसा करने का क्या फायदा होगा? मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली जो टर्म है ना मेरी बेटा, ये वाली टर्म, ये मुझे इसकी, अच्छा ये 0 को इक्वल क्यों रखा? क्योंकि ऐसा बोला गया था ना
ऐसा माना गया था कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं और जीरो के इक्वल लगते हैं, तो वो जो डिफरेंशिएशन था किसके इक्वल लगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, अब ये करने का क्या फायदा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू किस इक्वेशन से आएगी, ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से ई डैश नहीं निकाला था मैंने बताया था, Yes, ma'am. हाँ 2.19 इक्वेशन के अंदर आप ई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, कितना आएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, कर्व ई डैश बाय कर्व ई, राइट हैंड साइड बता सकते हो कितना आएगा बेटा, ई ई डैश तो तो मैम डिपेंड जीरो नहीं जाएगा करता, मैम। कर्ल ईटी अप ई के रिस्पेक्ट में करना है तो ई तो ये है ना कि क्या है माइनस, तो कितना आएगा, वन हो जाएगा माइनस वन। हाँ माइनस वन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई, मुझे यही तो चाहिए थी इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रखी, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बीच में माइनस आ गया और ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ तक। Yes, इसके बाद ma'am. देखिए ये नेगेटिव थी, उस साइड जाके पॉजिटिव होगी, मतलब मुझे ये इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बताती है, ये जो हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालनी है ये वो है। ठीक है, जब दो सिस्टम थर्मल कांटेक्ट में होंगे, हमें यही तो निकालना था ना, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब दो सिस्टम थर्मल कांटेक्ट में होंगे, यही होती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे होगी, जैसे देखो ए सिस्टम की एनर्जी स्टेट ए है, तो किसके इक्वल होगी, बी सिस्टम की एनर्जी स्टेट, यहाँ पे जो फंक्शन है इस तरह वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ई पे डिपेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बी सिस्टम की एनर्जी स्टेट ई डैश पे कर रही है, और वो दोनों जब बराबर आते हैं तो हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बोलते हैं ऐसा। Yes, ma'am. तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर दो सिस्टम थर्मल कांटेक्ट में जो है इक्विलिब्रियम में होंगे तो उनके फंक्शंस बराबर होंगे। देखो यहाँ पे टोटली ई पे डिपेंड कर रहा है, तो ए सिस्टम का एनर्जी स्टेट है, और यहाँ पे जो फंक्शन है ई डैश है जो टोटली बी सिस्टम का एनर्जी स्टेट है, वो दोनों आपस में बराबर है, तो वो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। क्लियर है बेटा? उसके Yes, बाद ma'am. इस टॉपिक के अंदर एक चीज और पूछी गई है, बीटा पैरामीटर। हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकाल ली, ये सबको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना इसको। ठीक है, उसके बाद बीटा पैरामीटर और निकालना है और उसका सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक है, ये जो फंक्शन निकाला है हमने, कर्व बाय कर्व ए लॉगरिथम ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं बीटा पैरामीटर। ठीक है बेटा, कर्ल बाय कर्ल ऑफ एनर्जी स्टेट, इसका लॉगरिथम ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी उस एनर्जी स्टेट को, उसको बोलते हैं बीटा पैरामीटर। ठीक है, अब देखो ई के रिस्पेक्ट में इसका लॉग मुझे डिफरेंशिएशन करना है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, 1 बाय एक्स। यहाँ पे x क्या है, w, तो क्या हो जाएगा 1 बाय w। ठीक है, और w का भी तो होगा ना, ये चीज वेरी करती है, कर्ल w बाय कर्ल ई। Yes, क्लियर है सबको? कर ली सिमिलरली हो जाएगा। हाँ सिमिलरली बी सिस्टम की बीटा पैरामीटर हम निकाल लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस यहाँ डैश आ जाएगा, w डैश, वो ई की जगह ई डैश आ जाएगा। निकाल लोगे यहाँ तक? Yes, यहाँ से ध्यान से देखिए, बीटा जो है उसके डायमेंशंस क्या है, वो एनर्जी के क्या है, रेसिप्रोकल नहीं है। देखो जो एनर्जी स्टेट है वो रेसिप्रोकल में नहीं आ रही है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये वाला और ये वाला बताया है, यदि ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब बीटा भी क्या होना चाहिए, उन दोनों के बीटा पैरामीटर भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए दोनों सिस्टम के। ये ए सिस्टम का बीटा पैरामीटर है और ये बी सिस्टम का बीटा पैरामीटर। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। Yes, और ma'am. हमने पढ़ा है पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब थर्मल इक्विलिब्रियम यदि हम टेम्परेचर की टर्म में निकालेंगे, मान लिया ए सिस्टम का टेम्परेचर टी है और बी सिस्टम का टेम्परेचर टी डैश है, तो वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम होता ही ये है कि
दोनों आपस में, दोनों सिस्टम का जो भी हम ले रहे हैं वो आपस में इक्वल हो। टेम्परेचर ले रहे हैं तो टेम्परेचर के टर्म में तो टेम्परेचर बराबर हो, ठीक है। तो बीटा पैरामीटर हो तो बीटा पैरामीटर इक्वल हो, ये भी बराबर होगा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेम्परेचर इक्वल है इसका मतलब क्या है, बीटा पैरामीटर क्या है, इक्वल है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इक्वल होने का मतलब है आपका बीटा पैरामीटर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये बीटा इक्वल टू 1/kT Boltzmann constant. Yes, ma'am. पढ़ा था, पढ़ा है कहीं केमिस्ट्री में? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ से Yes, ma'am. ये जो बीटा है और टेम्परेचर है वो दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये सिस्टम का तो ये होगा 1/बीटा इक्वल टू kT, और बी सिस्टम का 1/बीटा डैश इक्वल टू kT, kT डैश आएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि बी सिस्टम में हम डैश लगा रहे हैं। उसके बाद k के डायमेंशन बता रखी है, आप पढ़ लेना, और k की वैल्यू होती है R/n, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ती हो। R जो आपका क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। Yes, constant. कितनी वैल्यू होती है R की? 8.314. 8.314, और यहाँ पे n जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, 6.022 10 की पावर 20, ठीक है बेटा। क्या ये टॉपिक Yes, ma'am. क्लियर है सबको? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, Yes, ma'am. अच्छे से कर लेना। Yes. उसके बाद मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ये थोड़े लेंथी है बेटा, इनमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. क्या बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। मैम क्लियर है। हाँ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पे हम दो चीजों में रिलेशन निकालेंगे, दो क्वांटिटी में, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, ठीक है। जो एंट्रोपी रिलेशन है वो बोल्ट्जमैन ने दिया था, वो निकालना है। एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, आप फिजिक्स के अंदर पढ़ती हो, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और एंट्रोपी का जो से रिलेशन डिनोट Total, करते हैं मैम, एंट्रोपी। Total, ma'am. Yes, चीज के molecule के अंदर. एंट्रोपी को मैम डिसऑर्डर पढ़ते हैं. डिसऑर्डर होता है, हाँ, एस से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल एस, ठीक है, डिसऑर्डरनेस होता है, इसको मैं ठीक है। एंट्रोपी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कांस्टेंट रहती है। जब सब्सटेंस एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज के अंदर मतलब सब्सटेंस के अंदर एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस में, पढ़ा है केमिस्ट्री में, एज इट इज डेफिनेशन आप पढ़ते हो थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अब ये आया है फिजिक्स में था मैम. फिजिक्स में भी पढ़ा है, Yes, हाँ ma'am. फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने, कंप्यूटर वाले पेपर में पढ़ा है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा। एंड यही डेफिनेशन पढ़ी थी एज इट इज। No, ma'am. वो जब किसी सिस्टम के अंदर ds equal to dq by t वाली पढ़ी थी मैम. S इक्वल टू क्यू बाई टी या ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी, स्मॉल चेंज के लिए डी लगा, ठीक है। Yes. तो जब कोई भी Yes, सिस्टम के अंदर एडियाबैटिक चेंज के अंदर, एडियाबैटिक चेंज में क्या एक्सचेंज होता है? मैम Heat जीरो आती है constant. चेंज. जीरो होते हैं मैम उसमें. चेंज zero जो है। एंट्रोपी का जीरो होता है मैम. चेंज इन एंट्रोपी जीरो आता है नहीं मैम उसमें. एडियाबैटिक के अंदर हीट का एक्सचेंज होता है, नहीं होता है? No, ma'am. हाँ, ma'am. इक्वल टू डी क्यू बाई टी, डी क्यू नहीं तो होता। ds क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ds जीरो, तो जब मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगी, Yes. और देखो ds किसके इक्वल आया, मेरा जीरो के इक्वल आया, ठीक है।
और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो ds का इंटीग्रेशन s वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा ना। इसका मतलब s किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। Yes, ma'am. तो वही तो बोला है, एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब सिस्टम के अंदर एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज होगा, एडियाबेटिक चेंज के अंदर dq 0 होता है, ds 0, और ds तभी 0 हो सकता है जब s की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी का रिलेशन दिया, ठीक है, वो यहाँ पे एंट्रोपी का रिलेशन निकाला गया है, ये S equal to K log W plus C in term of thermodynamic probability। W किसका सिंबल है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का सिंबल है, ठीक है। तो यस मैम। इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी सिस्टम के, आइसोलेटेड सिस्टम की कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है, या मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर दोनों एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एंट्रोपी की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम होएगा ही, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, और एंट्रोपी भी मैक्सिमम होती है, ठीक है बेटा। यस मैम। अभी टाइम आउट होने वाला है, क्लास को सॉल्व करनी पड़ेगी। आप इसको यहाँ तक पढ़ के आना, यहाँ तक अंडरलाइन किया, इस पैराग्राफ को पढ़ के आना, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा जो भी बताया, ठीक है। उसके बाद हम कल प्रोसीड, ओके मैम। ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है ये, बस थोड़ी डेरिवेशन से इसलिए लेंथी है, ठीक है बेटा।